हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कहीं बाहर आया हुआ था और सोचा एक यहीं से ही वीडियो बना दूं। प्लान था पहले से ही, बिकॉज़ घर पे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का और मैं अपने घर पे भी नहीं हूं आजकल। तो आज हम पीआईजीएल के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड के बारे में। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है। थोड़ा सा एनालिसिस जो भी मेरे को लगा, समरी उसका मैंने शेयर किया था। तो उसी को आज डिटेल में समझेंगे और जो इन्फॉर्मेशन में जो आपका पार्शियल समरी थी उसमें जो मैं दे नहीं पाया हूँ उस चीज़ को विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे अभी पीआईजीएल करता क्या है। एक तो छोटा बेस है इस कंपनी का, कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है इस कंपनी का। तो अभी देखो अवर कोर रेंज ऑफ सर्विसेज। तो इससे भी पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इस वीडियो का जो स्कोप रहेगा डिस्कशन का वो क्या रहेगा। ऑब्वियसली पीआईजीएल के बारे में तो सारा चीज़ सारी कुछ उसके बारे में तो डिस्कशन हो गई, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊंगा बिकॉज अभी क्या किया है पीआईजीएल ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। जैसे पेटन इलेक्ट्रिक्स को इसने एक्वायर किया है, कंट्रोलिंग स्टेक इसने एक्वायर किया है। पहले 15-16% का था, अभी 60 समथिंग परसेंट का इसने स्टेक एक्वायर कर लिया है। एसोसिएटेड कंपनी थी पहले भी। जितना भी जो पेटन इलेक्ट्रिक्स थी जो प्रोडक्ट बनाती थी, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर, लो वोल्टेज स्विच गियर, कॉम्पैक्ट सबस्टेशन जिसे हम यूनिटाइज्ड सबस्टेशन भी कहते हैं, वो सब ये बनाती थी। और बसवे सिस्टम्स में आपको समझाऊंगा कि जो बसवे डक्ट सिस्टम है, जो इनिशियली केबल असेंबलीज यूज़ होती थी, अभी भी होती हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसमें जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरेशन होके आया, ट्रांसमिशन होके आया। डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ट्रांसमिशन में भी प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बेसिकली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो L2 डिस्ट्रीब्यूशन भी हम उसे कहते हैं, तो वो चीज़ यूज़ होती है। अब इनिशियली क्या होता था, केबल असेंबलीज यूज़ होती थी, लेकिन इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है। नया नहीं है, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास सिर्फ वो 700 करोड़ का केटर कर पाते हैं इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, बल्कि इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी 1800-2000 करोड़ की। तो नया प्रोडक्ट निकाला है, उसको भी मैं बताऊँगा। वो भी पेटन इलेक्ट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो अगर इसने 60% कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया है तो एसेंशियली इसी का हुआ। और वैसे भी जो पेटन इलेक्ट्रिक्स जो इसने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है उसका 50% प्रोडक्शन वैसे भी यही इन हाउस यूज़ कर लेते थे आगे जाके अपना ईपीसी वगैरह के काम पे। तो अपनी स्क्रीन पे आप देखोगे अभी आवर कोर रेंज ऑफ सर्विसेज। तो 132 केवी, 11 केवी इंडोर एंड आउटडोर सबस्टेशंस। इंडोर सबस्टेशंस यूजुअली आपके डिस्ट्रीब्यूशन साइड में यूज़ होते हैं। ट्रांसमिशन में तो आपके देखो हाई वोल्टेज आपको जब ट्रांसमिशन साइड की आप बात करते हैं, इससे भी पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक सेकेंड। तो उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं मिस कर गया था, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इसमें आप देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है। पावर स्टेशन ने 11 केवी पे अपना पावर जनरेट किया, राइट। फिर अप टू 800 किलो वोल्ट्स, 800 किलो वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको हम 600 500 वोल्ट्स तक भी उसको जो प्राइमरी ट्रांसमिशन शुरू होता है वो तब होता है जब आपने 11 केवी किसी भी पावर जनरेटिंग स्टेशन ने, न्यूक्लियर हो, थर्मल पावर प्लांट हो, वहाँ से 11 केवी पे पावर जनरेट हुआ। उसके बाद अब आप जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो जिसका मार्जिन भी बहुत हाई होता है। मैंने आपको बताया कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो केबल्स हो, कंडक्टर्स हो, ट्रांसफार्मर्स हो, स्विच गियर हो, पैनल्स हों, अगर ये आप चाहे ट्रांसमिशन टावर्स भी हों, अगर आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज सेगमेंट के प्लेयर हैं तो आपको ज़्यादा मार्जिन्स मिलेगा। जैसे आप देखेंगे डेल्टन प्लेयर्स की बहुत लोग बात करते हैं, बट मुझे वो इतना इसीलिए पसंद फ़िलहाल नहीं आता है बिकॉज उसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन लो वोल्टेज सेगमेंट, लो वोल्टेज केबल्स। अभी ठीक है, अभी तो क्या है कि पावर सेक्टर में चल ही इतना ज़्यादा टेलविंड रहा है कि लो वोल्टेज में भी बहुत रिक्वायरमेंट है, हाई वोल्टेज में भी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो ग्रोथ आ ही जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे अब ऑपरेटिंग मार्जिन आप चेक करेंगे डेल्टन केबल का, तो वो उतना है नहीं, 5-6% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। एंड दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू आर अ लो वोल्टेज प्लेयर। तो कोई आपके आगे अगर डेल्टन की बहुत तारीफ़ करता है तो एक चीज़ आप रिस्क को भी अपने दिमाग में रखना, वो भूलना मत। अब ठीक है, आप हम जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे पावर स्टेशन ने 11 केवी का पावर जनरेट किया, राइट। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने उसको अप टू 800 केवी उसकी वोल्टेज बढ़ाई। अब वो चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ट्रांसमिशन में जब हमको करंट का लॉस कम करना होता है, आई स्क्वायर लॉसेस कम करने होते हैं, तो आई को हमको कम रखना होता है। बिकॉज हम जितना आई मतलब करंट, आई स्क्वायर आर लॉसेस, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और आई आर लॉसेस होता है। तो आई को हम जितना बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में हमारा लॉसेस बढ़ेगा। तो इट एसेंशियली मीन्स कि हमको आई को कम करना है। एंड पी इज इक्वल टू वी इन टू आई होता है।
पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पेयर्स, जो हम करंट का जो यूनिट होता है, तो हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, करंट कम रखते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस कम हो। तो अब आपने यहाँ पे देखा पावर स्टेशन ने 11 केवी पे जनरेट किया, और हमको उसको अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन कितना लॉन्ग डिस्टेंस है? जितना ज़्यादा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वोल्टेज हो जाएगी स्टेप अप करके, विच मीन्स उतना ही ज़्यादा अब डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। ये हो सकता था कि 800 केवी ना होता, मे बी होता 600 अराउंड केवी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाता। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, विच मीन्स करंट उतना देर आगे जाने वाला है, उतना दूर तक आगे जाने वाला है। तो 11 केवी पे जनरेट हुआ, 800 केवी पे स्टेप अप हुआ, अब यहाँ से आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन शुरू होता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन जब होता है, उसके बाद हम एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अभी हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया था, राइट? अभी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हम जो 800 केवी का वोल्टेज हमने लेके गए थे, उसको हम लेके आएंगे 145 या 72.5 समथिंग पे। फिर होता है इसके बाद हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन का शुरू। ये जो लाइन डायग्राम है, ये आप हमेशा याद रखना, बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ होने वाला है, ओके? तो ये सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन का जो फेज़ शुरू होता है, वो होता है एक बारी हम ऑलरेडी स्टेप डाउन कर चुके हैं। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू। प्राइमरी ट्रांसमिशन ख़त्म, सेकेंडरी ट्रांसमिशन ख़त्म, अब आया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जब देखेंगे स्विच गियर की, जब हम बात करते हैं, या हाई वोल्टेज स्विच गियर की, टू बी स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, या हाई वोल्टेज पैनल्स की जब हम बात करते हैं, तो वो लगे होते हैं आपके, ये जो आपको ट्रांसमिशन दिख रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बीच में। इसके बाद आपका आता है मीडियम वोल्टेज का काम, और उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे आपका आता है लो वोल्टेज का काम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर बात हो रही है हाई वोल्टेज स्विच गियर की, हाई वोल्टेज पैनल की, तो वो कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे आपको प्राइमरी ट्रांसमिशन दिख रहा है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन दिख रहा है, यहाँ पे हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का काम आता है। फिर जो बीच में आपको एक ब्लैक कलर का बार दिख रहा है, उसके बाद जहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, 72.5 केवी से हमने और स्टेप डाउन किया अपने ट्रांसफार्मर हमने एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, वोल्टेज को और स्टेप डाउन किया, 36 केवी पे आ गई, 11 केवी पे आ गई। अब ये होती है हमारी मीडियम वोल्टेज का रेंज। 11 केवी अप टू 52 केवी जब हम बात करते हैं, तो वो होता है हमारा मीडियम वोल्टेज का रेंज, वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये मीडियम वोल्टेज में हम खेल रहे हैं। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है मीडियम वोल्टेज वाले सेगमेंट में, और यहाँ पे लगते हैं डिवाइसेस आपके मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। अब मीडियम वोल्टेज के जो भी पैनल्स वगैरह लगेंगे, पैनल्स यूजुअली या तो आपके स्टार्टिंग में लगते हैं, ताकि आप स्पेसिफिक लोड, जैसे हाई टेंशन अगर आपका पैनल लगा है यहाँ पे, पैनल्स में बाद में समझा देता हूँ, फिर आपका फ्लो टूट जाएगा, ठीक है? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका लगेगा मीडियम वोल्टेज स्विच गियर, कहाँ पे 36 केवी और 11 केवी का जो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर आता है, अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। अभी मैं आपको समझा दूंगा धीरे धीरे कि स्विच गियर और पैनल्स कहाँ पे यूज़ होता है। 11 केवी पे हमने पावर को, वोल्टेज को हम 11 केवी तक कम करके ले आए। स्टार्टिंग हुई थी 11 केवी से ही, हमने उसको 800 केवी पे भेजा था, 72.5 केवी पे भेजा था, लेकिन अब हम इसको वापस लेके आ गए हैं 11 केवी पे, ठीक है? अब कई इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही 11 केवी की होती है, इससे कम हमको करना नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जो चौथा आपको बीच में, जो बाय द वे जो बीच में ब्लू वाले आपको गोले से डायग्राम दिख रहे हैं, वो हैं ट्रांसफार्मर्स। अब पहला वाला स्टेप अप था, दूसरा स्टेप डाउन था, तीसरा भी स्टेप डाउन है, चौथा भी स्टेप डाउन है। तो हम जैसे 11 केवी में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और किसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि हमको 11 केवी ही चाहिए, तो इसके बाद हम प्राइमरी जो हमने लास्ट में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक ट्रांसफार्मर फोर्थ यूज़ किया है, उसके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आप ये समझ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो सिंगल लाइन इलेक्ट्रिक डायग्राम है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ये कस्टमाइज़ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। अगर हमारी रेजिडेंशियल घर की बात है, अगर कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात है, जहाँ पे इतनी पावर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, 3 फेज से ही काम चल जाएगा, 400 वोल्ट्स या 415 टू 450 वोल्ट्स तक अगर काम चल जाएगा, तो हम 11 केवी के बाद एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इंडस्ट्रीज़ में तो हमने पहले ही भेज दिया, जहाँ पे हमने तीसरा ट्रांसफार्मर लगाया और 36 और 11 केवी तक लेके आए। किसी की रिक्वायरमेंट 11 केवी की इंडस्ट्री की, तो डायरेक्टली यहाँ से लो टेंशन पैनल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे काम आता है, देखो, पैनल्स का। अगर आप 11 केवी, अभी मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा रहा हूँ, जाऊँगा वीडियो में, लेकिन अभी तक सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने लेट्स सपोज 11 केवी तक वो वापस पावर को ले आए हैं, वोल्टेज को ले आए हैं, और इस पावर ही कहेंगे, जब केवी में हम डिनोट करते हैं तो वोल्टेज हो जाती है। पावर इज़ डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट होता है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वोल्टेज इज़ बेसिकली और पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो
जब हम यहाँ से हम अब 11 केवी तक हम पावर को कम करके लेके वोल्टेज को कम करके लेके आ गए, तो अब हम इसको डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ में अगर फीड करना है 11 केवी, तो हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, बिकॉज आगे पीछे अगर कहीं स्विच शॉर्ट करंट आ गया, फॉल्ट करंट आ गया, बिकॉज रेटेड जो एम्पेयर्स होता है वो होता है 4000 का। अगर हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं तो रेटेड करंट जो होती है 4000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 एम्पेयर्स की होती है। लेकिन अगर फॉल्ट करंट आ गया कहीं से, एकदम अचानक स्पाइक हो गया, तो वो करंट होती है 43,000 एम्पेयर की, 63,000 एम्पेयर की। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसके बाद हमको डायरेक्टली इंडस्ट्री पे लोड नहीं भेजना है, बीच में हमको एक लो टेंशन पैनल या लो वोल्टेज पैनल, एक टेंशन और वोल्टेज में कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ होती है। हम यहाँ से एक चीज़ लगाते हैं जिसे हम कहते हैं लो टेंशन पैनल या लो वोल्टेज पैनल, और उसके बाद हम इंडस्ट्री में भेजते हैं। तो बीच में वो पैनल लगना ज़रूरी है। जब मैंने आपको ट्रांसफार्मर्स की वीडियोस बताई थी तो मैंने बहुत स्ट्रेस किया था इस चीज़ पे कि ट्रांसफार्मर्स एक बहुत ही इनेविटेबल और इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्विच गियर्स एंड पैनल्स। बिकॉज अगर स्विच गियर्स नहीं लगे हैं, पैनल्स के अंदर ही स्विच गियर होता है। आपको इस चीज़ पे कंफ्यूज मत करना। जो मैंने आपको अभी जो मैंने आपको अभी बताया कि 11 केवी से आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में लोड नहीं भेज सकते हैं, बीच में आपको एलटी पैनल लगाना ही पड़ेगा, ताकि जो भी एलटी पैनल के अंदर ही स्विच गियर होता है, ठीक है। अब वो स्विच गियर का काम क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है, स्विचिंग मॉनिटरिंग करता है कि कितनी पावर आप ले रहे हैं। बिकॉज यूटिलिटी को कैसे पता चलेगा आपने कितनी पावर दी, आपको कैसे पता चलेगा आपने कितना पावर कंज्यूम किया, आपका तो लॉस हो जाएगा ना। यूटिलिटी तो अपने हिसाब से पावर आपको चार्ज करेगी आपका। इस चीज़ को आप ऐसा समझो कि आप जब घर में इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी आती है तो उसका नेचर चेंज नहीं होता है। वोल्टेज चेंज हो जाएगी, उसका करंट चेंज हो जाएगा, एम्पेयर रेटेड करंट चेंज हो जाएगी, रेटेड वोल्टेज चेंज हो जाएगी, बट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट चेंज। आप अपने घर की बात करो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के भी बाद में आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो मैं इंडस्ट्री की बात करने से पहले थोड़ा सा बात आपके घर की करता हूँ, ताकि लॉजिक आपको समझ आए, फिर आपको स्विच गियर भी समझ आ जाएगा, एलटी पैनल्स भी समझ आ जाएंगे। और हाई टेंशन का तो एक ही बात होता है, काम एक ही होता है स्विच गियर का। इट जस्ट डिपेंड्स कि अगर हाई वोल्टेज वाले सेगमेंट में लगा है तो वो हाई वोल्टेज पैनल होता है। ऑफ कोर्स उसके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्किट ब्रेकर्स उसमें अलग लगे होते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। और नॉर्मल हम जो पैनल्स यूज़ करते हैं लो वोल्टेज में, मीडियम वोल्टेज में, वहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स में डिटेल में नहीं जाऊँगा, हल्का हल्का टच करूँगा। तो आप अपने घर में जब बिजली आती है, आपके इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो आप उसको स्विच कैसे करते हैं। नॉर्मल है, आप स्विच अपना घर का कोई भी स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, आपका फ़ैन है, आपका AC है, आपका वॉशिंग मशीन है, आपका बल्ब है, आप एक स्विच प्रेस करेंगे और आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की स्विचिंग को, राइट। तो विच मीन्स आपके घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो आपको एक फंक्शन तो उसका करना ही है, वो है इलेक्ट्रिसिटी की स्विचिंग का। वो आप करते हैं अपने स्विच के थ्रू, जो भी आपका स्विच है, राइट। दूसरा काम, आपके घर पे मीटर्स लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं, ताकि आप मॉनिटर कर पाएँ अपनी जो करंट है, आपने कितना पावर लिया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, ताकि आप वो मॉनिटर कर पाएँ, राइट। दो चीज़ें हो गई, स्विच आपके यहाँ लगा है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, स्विचिंग पर्पस के लिए, मीटर आपके यहाँ लगा है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। और आपके घर में, आपके फ्लैट्स के अंदर एक MCB लगा होता है, जिसको मिनिएचर सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। वो क्यों होता है आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। ये सब चीज़ें तो वो ट्रिप कर जाता है अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ताकि आपके जो एंड लोड हैं, आपका वॉशिंग मशीन कनेक्टेड है, आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, बल्ब है, या 10 तरीके के आपके इक्विपमेंट हैं, अगर आपके घर पे MCB नहीं लगा है और वोल्टेज का स्पाइक ज़्यादा हो गया, फॉल्ट करंट आ गई, सो योर इक्विपमेंट विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड दैट लोड। वो सारे के सारे एक टाइम पे ख़राब हो जाएंगे। दैट्स वाई वी हैव अ मिनिएचर सर्किट बोर्ड, जिसको हम MCB कहते हैं, वो लगा होता है। तो हमने प्रोटेक्शन के लिए वो MCB लगाया। तो 3 चीज़ें हो गई जो स्विच गियर एसेंशियली करता है। आपके घर में जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा, थोड़ा नॉइज़ आ सकता है बिकॉज आई एम आउटडोर्स राइट नाउ, बट एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो आपके जो घर पे बिजली आई, आपने उसको 3 चीज़ें करी। स्विचिंग के लिए आपने स्विच यूज़ किया, मॉनिटरिंग के लिए आपने मीटर्स यूज़ किया, और प्रोटेक्शन के लिए आपने MCB यूज़ किया। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में या फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन में, जहाँ पे बड़े बड़े सबस्टेशंस लगे हैं, वहाँ पे आप MCB यूज़ नहीं कर सकते हैं, इवन MCCB यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप स्विच यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट आपको एक सिंपल स्विच से वहाँ काम नहीं होगा। अब मॉनिटरिंग, आपको करंट की मॉनिटरिंग करनी है, तो आप मीटर नहीं लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा एम्पेयर का वहाँ पे करंट आता है, आप इतना ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे होता है, तो आप कितना बड़ा वोल्टेज का, आप कितना बड़ा मीटर लगाएंगे, दैट विल नॉट बी इकोनॉमिकल। तो जो आपका इंडस्ट्री पे लोड लगा होता है 11 केवी से, वो जा रहा है, वो LT पैनल पे जाएगा, और LT पैनल के अंदर होता है स्विच गियर। अब स्विच गियर आप अपनी स्क्रीन पे देखो क्या होते हैं, ओके। अभी मैं आपको सारे स्विच गियर का फंडा समझा देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक सेकेंड, अब आपने स्क्रीन पे देखो,
आपको हाई वोल्टेज स्विच गियर भी दिख रहा होगा एक, आपको मीडियम वोल्टेज स्विच गियर भी दिख रहा होगा, लो वोल्टेज स्विच गियर भी दिख रहा होगा। तो यूजुअली जब लोग शुरू करते हैं पढ़ना, उनको एक ऐसा लगता है कि स्विच गियर एक डिवाइस है, वो मतलब सिर्फ एक इक्विपमेंट है। बट आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, स्विच गियर इज़ नॉट जस्ट वन इक्विपमेंट। स्विच गियर का काम क्या होता है, आपके घर में आपने बटन से स्विचिंग करी इलेक्ट्रिसिटी की, तो स्विच गियर का काम स्विचिंग का भी होता है, मॉनिटरिंग का भी होता है जो आपने मीटर्स लगाए हैं घर पे, और प्रोटेक्शन का भी होता है जो आपने एमसीबी लगाई। लेकिन सबका इक्विपमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम जो करंट मॉनिटर करता है, कितना करंट आ रहा है, फॉल्ट करंट कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो रिलेज यूज़ होते हैं यहाँ पे। रिले, आपको जो भी डायग्राम दिख रहा होगा, अगर मुझे दिखेगा एक बहुत ही डिटेल डायग्राम जहाँ पे सब कंपोनेंट्स के नाम दिए हैं, तो ऑब्वियसली मैं वो भी आपकी स्क्रीन पे आपको शो करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका सर्किट ब्रेकर लगा होता है। जैसे आपके घर में एमसीबी लगा होता है जो ट्रिप कर जाता है जब फॉल्ट करंट आती है, वोल्टेज स्पाइक होता है, तो यहाँ पे लगा होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम, जैसे आपको टी शेप के यहाँ पे फर्स्ट हाई वोल्टेज स्विच गियर में टी शेप के आपको एक ब्राउन कलर के बहुत बड़े टी शेप में आपको दिख रहे होंगे, दैट इज़ योर सर्किट ब्रेकर। एक फेज़, उसके पीछे दूसरा फेज़ है, और उसके पीछे तीसरा फेज़ है। 3 फेज़ होते हैं, बिकॉज 3 फेज़ हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, आर वाई एंड बी, रेड येलो एंड ब्लू। तो 3 फेज़ का यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। अब जब हम हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। वो चीज़ मैं आपको कभी और जाके समझाऊंगा, सर्किट ब्रेकर कभी और आके आपको समझाऊंगा सर्किट ब्रेकर क्या होता है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर का समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हाई वोल्टेज स्विच गियर आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्विच गियर का काम सिर्फ यहाँ पे इतना नहीं होता है कि स्विचिंग करना। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्विच गियर में स्विच यूज़ हो रहा है वर्ड, तो स्विचिंग का काम होगा। नहीं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है हाई वोल्टेज स्विच गियर। इसमें सर्किट ब्रेकर लगा है। जैसे ही फॉल्ट करंट आता है 63,000 एम्पेयर्स का या 43,000 एम्पेयर्स का, तो ये ट्रिप कर जाता है। आपका जो मेटल कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है, सर्किट खुल जाता है, करंट वहीं पे रुक जाती है, आगे नहीं आती, आगे के आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, राइट। इसमें रिलेज लगे होते हैं। इसमें आपका, अब जैसे रिलेज है, आपको रिले बताता है कि करंट कितना आया है, बट इन इटसेल्फ रिलेज उतना फंक्शनल नहीं है। रिलेज को भी समझना पड़ता है कि करंट कहाँ से आ रहा है। उसके लिए आपका लगा होता है स्विच गियर में एक करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर आपका एक, आप कह सकते हैं मीटरिंग डिवाइस टाइप का हो गया, कि कितना करंट आ रहा है वो मॉनिटर कर रहा है। वो मीटर में, अब इतना बड़ा मीटर आप लगा नहीं सकते हैं जितने जो आप अपने घर पे, तो आप छोटी लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, लो वोल्टेज, बहुत ही लो वोल्टेज पे, तो वहाँ पे आप छोटा सा मीटर लगाएंगे तो चल जाता है। लेकिन जब आप बड़े हाई वोल्टेज में काम कर रहे हैं तो आप कितना ही बड़ा मीटर लगाएंगे, तो आप वो वहाँ पे नहीं लगाते हैं। आप लगाते हैं करंट ट्रांसफार्मर जो करंट मेजर करता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज मेजर करता है, और बस बार्स, ये सब आपको शायद इस पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सर्किट ब्रेकर में बस बार्स, जो हाई वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर्स हैं, बस बार ऊपर से आते हैं। वो एल्यूमिनियम के बस बार्स वहाँ पे लगाया जाता है यूजुअली सर्किट हाई वोल्टेज में, और लो वोल्टेज में तो आप कॉपर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मीडियम वोल्टेज में भी कॉपर यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप अपने स्क्रीन पे जब मीडियम वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो उसका देखो पूरा जो आर्किटेक्चर है पूरा ही चेंज हो गया। हाई वोल्टेज स्विच गियर में आपने जितने भी सर्किट ब्रेकर यूज़ करा, रिले यूज़ किया, करंट ट्रांसफार्मर यूज़ किया, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ किया, बस बार्स यूज़ किए, फ्यूजेस यूज़ किए, वो सारे ओपन में हैं, और एयर ने उन सबको इंसुलेट किया हुआ है। बीच में देखें आप, एक सर्किट ब्रेकर के जो 3 फेजेस हैं, तीनों फेज़ के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे जो आप हाई वोल्टेज में देख रहे हैं, जो टी शेप में आपको ब्राउन दिख रहा है, पीछे वाला कितना दूर है, उसके पीछे वाला और दूर है। तो हाई वोल्टेज में यही होता है कि आपको डिस्टेंस रखनी पड़ती है ताकि एयर इंसुलेट कर पाए दोनों इक्विपमेंट को आपस में कनेक्ट होने से। तो हाई वोल्टेज आपका यूजुअली ओपन एयर में होता है, आउटडोर होता है। लेकिन मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज में आते आते आपकी जो वोल्टेज की जो स्पेसिफिकेशन है वो इतना कम हो जाता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको एयर से इंसुलेट करने की। आप उसको SF6 गैस से इंसुलेट कर सकते हैं। SF6 गैस होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है, विच मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज़ कर देती है सर्किट ब्रेकर के अंदर। अब जब सर्किट ब्रेकर के अंदर, मैंने आपको बताया कि 2 मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे ही फॉल्ट करंट डिटेक्ट करता है सर्किट ब्रेकर तो वो मेटल कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं। एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है जिसको हम स्प्रिंग मैकेनिज्म कहते हैं। एक स्प्रिंग होता है उसको क्लोज करने के लिए, एक स्प्रिंग होता है उसको एकदम से खोलने के लिए, और वो इतना हाई पावर स्प्रिंग्स होते हैं बिकॉज आप सोचो करंट ट्रैवल कितना स्पीड से करता है। अगर फॉल्ट करंट आया तो इट्स नॉट लाइक कि 1 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड का टाइम लेगा मेटल कॉन्टैक्ट, जो सर्किट ब्रेकर के अंदर कॉन्टैक्ट है वो खुलने के लिए टाइम नहीं लेता है। नैनो सेकंड से भी नैनो सेकंड्स में
उसको खोलना होता है और उसके अंदर आर्क बनता है, पहले स्प्रेड आउट रहता है आर्क, फिर कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है आर्क। वो चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट मैं फंक्शनिंग समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ सर्किट ब्रेकर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। SF6 गैस हम मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज जब हम पैनल्स या सर्किट ब्रेकर्स बना रहे हैं तो हम SF6 सर्किट ब्रेकर्स वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स बनाते हैं, बिकॉज उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उतना हाई वोल्टेज नहीं होता है यहाँ पे। तो वैक्यूम ही आपके सर्किट ब्रेकर के अंदर बेसिकली वैक्यूम होता है, उससे काम चल जाता है। जो आपका मेटल कॉन्टैक्ट है वो स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज में आपको SF6 गैस को बॉम्बार्ड करना पड़ता है सर्किट ब्रेकर्स के मेटल कॉन्टैक्ट जो होता है, ताकि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, बिकॉज SF6 गैस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सारी डिफ्यूज़ कर देता है और आपका जो करंट होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है उसके बाद। और उसका मैकेनिज़्म बहुत बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए हाई वोल्टेज में जो भी आपका काम करता है, चाहे वो सर्किट ब्रेकर बना रहा है, रिलेज बना रहा है, केबल्स बना रहा है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन्स होता है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। हर कोई आके नहीं बना सकता है जो लो वोल्टेज और हाई मीडियम वोल्टेज में काम करते हैं। तो स्विच गियर का इतना ही काम है। जैसे आपके घर में आप स्विचिंग, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए स्विचेस, मॉनिटरिंग के लिए मीटर्स और प्रोटेक्शन के लिए MCB लगाते हैं, तो यहाँ पे स्विच गियर के लिए वो सब नहीं लगता है, डिफरेंट इक्विपमेंट लगते हैं। आपका सर्किट ब्रेकर लगता है MCB की जगह, ओपन हो जाता है जैसे फॉल्ट करंट आता है। वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर्स लगते हैं आपका मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना करंट जा रहा है। अब और चीज़ें भी होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं करना चाहता हूँ, कि जैसे आपका मीडियम और लो वोल्टेज के पैनल्स और स्विच गियर में आपका सिर्फ इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होता है, IVT। लेकिन जब आप हाई वोल्टेज में काम करते हैं तो आपका कैपेसिटिव इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना है, बट ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएंगी, उसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो, आपने बेसिकली स्क्रीन पे देख लिया कि स्विच गियर वगैरह कैसा दिखता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका PIGL है वो काम कैसे करती है, राइट। तो आप अपनी स्क्रीन पे आप देखो, अवर सर्विसेज 132 to 11 kV इंडोर एंड आउटडोर सबस्टेशन। आउटडोर सबस्टेशन मैंने बताया, सबस्टेशन में कि क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, यही सब। स्विच गियर लग गया, आपका ट्रांसफार्मर लग गया, बस बार्स लग गई, फ्यूजेस लग गया, पैनल्स लग गए, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, यही सब आपका लगता है एक सबस्टेशन में। तो ये यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा है कि हम 132 to 11 kV के इंडोर एंड आउटडोर सबस्टेशन बनाते हैं। तो ये आपको पावर रेटिंग बता रहा है कि हम इससे ऊपर नहीं जाते हैं, इस वोल्टेज से ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन कंपनी का मानना ये है कि अभी अगर ट्रांसमिशन टावर्स की मैं बात करूं तो सिर्फ 33 kV तक ये इंस्टॉल करती है, लेकिन इसका प्लान है आगे जाके 132 kV तक जाने का। AMF पैनल्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक मेंस फेलियर। अगर आपका कोई सर्किट बेसिकली जहाँ से करंट आता है, अगर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी भी डीजल जनरेटर को या आपका पावर सोर्स को स्विच कर देगा अपने आप ही। AMF पैनल्स, अब जैसे मैंने आपको लो टेंशन पैनल्स बताए थे, लो टेंशन पैनल्स में बहुत टाइप के होते हैं। लेट्स से MCC पैनल्स, वो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में लगता है, जहाँ पे मोटर्स यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रीज़ में हर इक्विपमेंट में मोस्टली मोटर्स यूज़ होती हैं। तो कोई भी आपका इक्विपमेंट है, अगर इंडस्ट्रीज में मोटर यूज़ हो रही है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपका 11 kV पे वोल्टेज आया, अगर आपको 6.6 kV पे उसको भेजना है, तो आप एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर आप लो टेंशन पैनल लगाएंगे, और लो टेंशन पैनल में फीडर्स होते हैं। उस फीडर का आप एक आउटपुट भेज देंगे MCC पैनल को। अब वो MCC पैनल से आपके सारे इक्विपमेंट कनेक्टेड होंगे जिसके अंदर मोटर है, राइट। अगर आप MCC पैनल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप PCC पैनल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोटर्स का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो चाहे आपकी EOT क्रेन्स हो, कंप्रेसर हो, कोई भी डिवाइसेस हैं, लाइटिंग डिवाइसेस हैं, या कुछ भी है, उसको आप बेसिकली पावर कंट्रोल सेंटर पैनल PCC पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। MCC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब PCC पैनल्स हो गए, MCC पैनल्स हो गए, इनके भी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बिकॉज वाई, दे आर यूज्ड एट इन वेरी लो वोल्टेजेस। तो यहाँ पे मार्जिन्स है नहीं, बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन अब आपको जैसे एक होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, APFC पैनल। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था और बार बार कहा था, ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 टाइप के आपके लोड्स होते हैं। रेजिस्टिव लोड, जिसमें आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज़ में होता है, फेज़ का कोई शिफ्ट नहीं होता है। जैसे आपका हेयर ड्रायर हो गया, टोस्टर हो गया, उसमें एक रेजिस्टिव लोड लगा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बहती है, वो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, एंड दैट्स व्हाई हीट इज जनरेटेड। टोस्टर में, हेयर ड्रायर में हीट ऐसे ही जनरेट होता है। दूसरे टाइप के लोड्स होते हैं इंडक्टिव लोड। वो कोई भी मोटर आपका किसी भी इक्विपमेंट में कनेक्टेड है, तो आप समझो कि वो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टेंस पे वो काम करता है। क्यों? आपने इलेक्ट्रिसिटी भेजी, मोटर में जो कॉइल लगी हैं, रोटर कॉइल्स, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, फिर वो घूमा, उस वजह से आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। वो क्या करता है?
डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपकी अप्लाइड इंडक्टिव लोड की मैं बात कर रहा हूँ। रेजिस्टिव लोड में जो रेजिस्टिव लोड होता है उसमें करंट और वोल्टेज सेम होता है, जो मैंने पहला बताया। इंडक्टिव लोड में आपका मोटर्स बिकॉज इन्वॉल्व है, मैग्नेटिक करंट इन्वॉल्व है, तो बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। तो वोल्टेज जैसे ही बढ़ती है आइडियली आपका करंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वोल्टेज आपने अप्लाई करी, वोल्टेज तो बढ़ गई, लेकिन बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। तो वोल्टेज तो बढ़ गई लेकिन करंट को अब टाइम लग रहा है बढ़ने में, बिकॉज बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको रोक रहा है बढ़ने से। तो इस इंडक्टिव लोड में हम कहते हैं कि जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को, समझे। रेजिस्टिव लोड में कुछ लैग नहीं होता है, कोई लीड नहीं करता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। यार एसी सर्किट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिकॉज वो फेज शिफ्ट करता है अपना एसी करंट जो होता है। तो रेजिस्टिव लोड में दोनों एक फेज में है, इंडक्टिव लोड में करंट लैग कर रही है, वोल्टेज आगे बढ़ गई। और कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, बिकॉज दैट इज़ अ प्योरली रिएक्टिव लोड, वहाँ पर आपका क्या होता है कि जो करंट होती है वो लीड करती है वोल्टेज को, उल्टा हो जाता है, इंडक्टिव का एकदम उल्टा हो जाता है। इंडक्टिव में करंट लैग करती है वोल्टेज को, वोल्टेज आगे बढ़ जाती है, करंट पीछे छूट जाता है। और जो कैपेसिटिव लोड होता है उसमें करंट पीछे आगे बढ़ जाती है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। तो जब भी हम रिएक्टिव पावर को, हमको इंडक्टिव सर्किट का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें हमारी जो सारी की सारी पावर होती है, जो अपेरेंट टोटल अपेरेंट पावर यूटिलिटी हमें भेज रहा है, हम सारी की सारी यूज़ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा पावर मोटर को घुमाने में और वोल्टेज रेगुलेशन में चला जाता है, इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। अब यूज़फुल नहीं है हमारे लिए तो बिजली तो हमने चार्ज, जो यूटिलिटी ने अपेरेंट टोटल अपेरेंट पावर भेजी वो बिलिंग उसकी वजह से करेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी रिएक्टिव पावर सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ हुई वो कम से कम हो, और ट्रू पावर जो एक्चुअल पावर हमने बची हुई यूज़ करी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसको हम कहते हैं कि पावर फैक्टर। अगर लेट्स से आपका पावर फैक्टर होता है, फॉर्मूला उसका होता है, पॉज करके रिवाइंड करके बार बार देखना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर और ट्रू पावर डिवाइडेड बाय टोटल अपेरेंट पावर। ट्रू पावर मींस हमने कितनी यूज़ करी, और कितनी यूज़ करी उसको हम कैसे पता करेंगे, जितनी टोटल अपेरेंट पावर यूटिलिटी ने हमको भेजी उसमें से रिएक्टिव पावर को हम हटा देंगे जो मोटर को घुमाने के लिए और वोल्टेज रेगुलेशन में चली गई, और टोटल उससे हम माइनस करेंगे तो रिएक्टिव पावर हमारी टोटल पावर हमें टोटल अपेरेंट पावर से अगर हम रिएक्टिव पावर को माइनस करेंगे तो हमारी ट्रू पावर, जो एक्चुअल पावर हमने यूज़ करी है, वो हमें पता चल जाएगी। तो अगर पावर फैक्टर आपका 0.95 का है, विच मीन्स अगर आपने जितनी भी टोटल अपेरेंट पावर, जितना भी यूटिलिटी ने भेजा उसका सिर्फ आप 95% यूज़ कर पाए एज अ ट्रू पावर, और रिएक्टिव पावर में चली गई आपकी 0.5%, तो वो आपका 0.5% ऑब्वियसली, तो आपका वहाँ पे वो वेस्ट हो जाएगा। जो रिएक्टिव पावर है वो, उसको हम वेस्ट नहीं होता है, वो रेगुलेशन के काम आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन एसेंशियली हम उसके लिए पे कर रहे हैं लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो पावर फैक्टर होता है आपका ट्रू पावर डिवाइडेड बाय टोटल अपेरेंट पावर जो उन्होंने भेजी है, जो यूटिलिटी ने भेजी है। तो पावर फैक्टर हम कोशिश करते हैं कि 1 के आसपास रहे। प्योर रेजिस्टिव लोड में तो कोई पावर हमारे इंडक्टिव सर्किट में यूज़ नहीं हो रही, मोटर नहीं घूमती है रेजिस्टिव लोड में, तो जितनी टोटल अपेरेंट पावर यूटिलिटी भेजता है एलईडीज़ के लिए, एयर ड्रायर के लिए या फिर टोस्टर के लिए, तो सारी की सारी हम यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो रिएक्टिव पावर। तो एपीएफसी पैनल्स हम तब लगाते हैं जब हमको पता है कि इंडस्ट्रीज़ में मोटर यूज़ होंगी, रिएक्टिव पावर खर्च होगी, वेस्ट होगी, तो हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल लगाते हैं जिसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं। अब कैपेसिटर्स क्यों लगे होते हैं, आप सोचो कॉन्सेप्ट वाइज। मैंने आपको क्या बताया, आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड। मैंने आपको ये बताया कि इंडक्टिव लोड में करंट लैग कर जाता है, वोल्टेज आगे बढ़ जाती है, और कैपेसिटिव लोड में उल्टा हो जाता है, वोल्टेज पीछे रह जाती है, करंट आगे बढ़ जाता है। तो इंडक्टिव लोड के रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए आपको उल्टा एकदम करना है। तो उल्टा क्या होता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटिव लोड होता है। तो दैट्स वाई आप कैपेसिटिव लोड कैपेसिटर्स लगाते हैं एपीएफसी पैनल्स में, ताकि आपका जो करंट लैग कर रहा है उसको कंपनसेट कर पाएँ, बिकॉज कैपेसिटर्स में, कैपेसिटिव लोड में करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो अब आप होपफुली आप कभी एपीएफसी पैनल्स नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल जो होता है वो होता है बेसिकली आपका लो मार्जिन, लेकिन जब आप इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इंटीग्रेट करते हैं, स्मार्ट बनाते हैं, ताकि आप उसकी मॉनिटरिंग दूर से कर पाएँ और एकदम ऐसे मॉनिटरिंग कर पाएँ कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ जाए, जस्ट बिकॉज यू हैव नाउ मेड योर एमसीसी पैनल स्मार्ट इंटेलिजेंट। अब वो उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पे आपका मार्जिन हाई हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हर एमसीसी पैनल का लो मार्जिन नहीं होता है। तो ठीक है, अब ये वापस पीआईजीएल पे आते हैं। स्विच गियर और पैनल्स पे बहुत बात हो गई। अब
आते हैं पीआईजीएल पे, जो ये काम करती है, स्पेशलाइज्ड लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, किसी एयरपोर्ट में करेगी, किसी कमर्शियल बिल्डिंग में करेगी, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स ये प्रोवाइड करती है। कौन कौन एक्सेस ले पाएगा उस बिल्डिंग का, उस सोसाइटी का, या फिर किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉपर्टी का, तो पूरे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ, वो सब ये काम ये करती है। एयरपोर्ट में सब स्टेशंस बनाती है, उसके ऑर्डर्स भी मिले हैं ऐसे, वो सब मैं आगे जाके बात करूँगा। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइटिंग, सिटी लाइट मास्टर प्लानिंग, ये सब आप बेसिकली इसकी वेबसाइट पे भी जाके आपको देख सकते हैं कि क्या क्या ये कंपनी काम करती है। अब आते हैं हम इसके बिज़नेस पे, ये अभी चल क्या रहा है इसके बिज़नेस में, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने वैसे भी पोस्ट पे शेयर किया था कि इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अभी अदानी ग्रुप के अंदर है, उनको 21 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था सब स्टेशन बनाने का, जो जनवरी में कंप्लीट कर देंगे। फिर इन्होंने झारखंड में भी वापस से अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम किया है, और मुख्यमंत्री बिजली योजना जो है, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना, उसके अंडर इनको 28 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, 28.41 करोड़ का, जहाँ पे इलेक्ट्रीफाई करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है इनको रूरल हाउस होल्ड का या फिर सेमी इलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स का, ठीक है। एंड दे हैव टू डू इट बाई दिसंबर 25, अभी है उसमें टाइम बाकी है, ठीक है। अभी कंपनी क्या कह रही है कि हम जो अभी तक बिड करते थे, बिड का ऑर्डर वॉल्यूम हमारा कम होता था, 30-40 करोड़ ऐसे ही बिड करते थे, लेकिन आगे जाके हमारा कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो आएगा उसमें 100 करोड़ टू 120 करोड़ का इनका कंप्लाइंस सर्टिफिकेट आएगा। तो उस कंप्लाइंस सर्टिफिकेट के आने के बाद क्या होता है कि उसकी कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, फिर वीडियो अगेन बहुत लंबा हो जाएगा, बट जिसको समझ आएगा वो सुन लेना। वी कैन डू 30% जॉब्स एट वी कैन डू 30% जॉब्स 3 टाइम्स साइमल्टेनियसली। ये 30% 3 जॉब्स कर सकते हैं, राइट। तो एक जॉब का कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जब इनका आएगा, एक जॉब का अगर हो रहा है 120 करोड़, तो दूसरा तीसरा मिला के हो जाएगा 350-360 करोड़ के अराउंड। तो ये सिंगल ऑर्डर्स इसके बाद ये कह रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट वी कैन कोट आफ्टर वी गेट आवर कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, वो भी इस कैलेंडर ईयर में मिल जाएगा। तो ये 350 करोड़ के ऑर्डर को भी बिड कर सकते हैं। अभी ये छोटी कंपनी है, इसका उतना अच्छा कंप्लाइंस सर्टिफिकेट नहीं है, रिक्वायरमेंट्स उतनी फुलफिल नहीं कर पाती है, इसीलिए बड़े ऑर्डर्स ये नहीं ले पाती है। बट जो इनका मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। और ऑलरेडी कंपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में तो है ही, लेकिन ये जनरेशन में भी जा रही है। अब जनरेशन में जब ये जाती है तो आप यूजुअली सोचेंगे कि सोलर नॉन रिन्यूएबल साइड में जाएगी, थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, यहाँ जाएगी, बट ये वहाँ नहीं, ये सोलर जनरेशन में जा रही है। सोलर ईपीसी का काम जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी करती है और अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस करता है, तो वही काम है। वो वीडियो देख लेना, आपको पूरा सोलर ईपीसी समझ आ जाएगा। तो ये सोलर ईपीसी का काम करने जा रही है। फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी ये जा रही है, एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज़ एसेंशियली योर जनरेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब सन और विंड आपके एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी मैंने बहुत बार बताई हैं। आप अदानी एनर्जी वाली वीडियो, अदानी ग्रीन एनर्जी और केपीआई ग्रीन एनर्जी वाली वीडियो अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको तुरंत समझ आ जाएंगी, इसके बाद आप वो चीज़ देख सकते हैं। बाकी इनका एक और चीज़ चल रहा है, अब वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी इन्होंने बात करी है कि जो आपका हार्मोनिक्स होती हैं, जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बिकॉज आपका करंट ग्रिड जो है वो सिर्फ थर्मल और कोर पावर प्लांट से बिजली नहीं लेता है, वो सोलर से भी बिजली लेता है, वो विंड से भी बिजली लेता है, जो ग्रिड है वहाँ से भी जाती है, वहाँ से पावर। तो इनका ना वोल्टेज स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है, कभी सन बहुत जनरेट करता है, कभी विंड बहुत जनरेट करती है, कभी नहीं करता है। तो हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं, वोल्टेज स्पाइक क्रिएट होता है, तो ग्रिड की स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है। तो यूजुअली क्या होता है, आप रिएक्टिव पावर यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, लोग उसे कहते हैं कि वेस्ट हो जाती है पावर, यूज़फुल पावर नहीं है। एसेंशियली वो आप सही है, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग फॉर रिएक्टिव पावर, बट रिएक्टिव पावर आपके वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत काम आती है। तो ट्रेडिशनली जितनी भी सबस्टेशन कंपनीज थी, जो सबस्टेशन बना रही थी, जो ओन करती थी सबस्टेशन, वो रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करती थी कि जितनी भी रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही है आपके सबस्टेशन में, वो इनफ होगी आपकी ग्रिड को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये कंपनी आके सब जो जितनी भी पीएसयूज़ हैं, जो आपका पावर ग्रिड है, या फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास भी गई कि वो रिएक्टिव पावर इनफ नहीं होगी, आपको स्टैटकॉम्स अब लगाने पड़ेंगे। स्टैटकॉम्स मैंने आपको ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड में समझाया है कि स्टैटकॉम्स वगैरह क्या होते हैं, तो वो भी आपको समझना है।
तो स्टैटकॉम क्या होता है, वो उसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। आपकी जो ग्रिड स्टेबिलिटी है या फिर आपका जो सबस्टेशन पावर खींच रहा है, लोड वो ले सकता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। तो इंस्टेड ऑफ लेट्स से आपकी 15 टू 20% एफिशिएंसी बढ़ गई, इवन दो आई एम नॉट श्योर कि 15 टू 20% बढ़ सकता है सिर्फ स्टैटकॉम लगा के, बट लेट्स से 10% भी आपका बढ़ता है। तो इंस्टेड अगर आपको 110 सबस्टेशंस खोलने हैं, तो आप 100 सबस्टेशन खोलो और उसमें स्टैटकॉम लगाओ और 10% एफिशिएंसी वो वहाँ से जनरेट करेगा, तो आपको एडिशनली 10 सबस्टेशन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी का डिस्कशन चल रहा है, अब देखना पड़ेगा कि कन्विंस कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो वो भी एक आर्गुमेंट चल रहा है इंडस्ट्री में इस टाइम पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा अब सोलर और विंड से भी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होने लगी है, इसीलिए ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रिएक्टिव पावर से नहीं होगा, जो ट्रेडिशनल हम यूज़ करते आए हैं, वी हैव टू यूज़ स्टैटकॉम, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक सिंक्रोनस कॉम्पनसेटर या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर्स। ठीक है। अभी जो मैंने आपको पेटेंट का तो बता दिया, इन्होंने पेटेंट को एक्वायर किया है और पेटेंट में इनका एक बहुत बड़ा मैं क्या बोलूँ, पेटेंट में इनका 4 प्रोडक्ट बनाती है पेटेंट। एक तो यूनिटाइज्ड सबस्टेशंस पेटेंट इलेक्ट्रिक्स बनाती है, इसी की कंपनी है। अब पेटेंट को आप अलग मत समझो इससे, PIGL से। तो अब यूनिटाइज्ड सबस्टेशन मतलब कॉम्पैक्ट सबस्टेशन। अब आपने सबस्टेशन यूजुअली देखे होंगे बाहर ग्राउंड में, बड़े बड़े सबस्टेशन होते हैं, उसके लिए लैंड इतना चाहिए, स्पेस चाहिए। अब नहीं होता इतना स्पेस इज़ एट अ प्रीमियम नाउअडेज, स्पेशली जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट सबस्टेशन यूज़ होते हैं। यूनिटाइज्ड सबस्टेशन उन्हें हम कहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मॉडल सबस्टेशन जिन्हें हम कहते हैं। तो वो कंपनी पेटेंट बनाती, वो प्रोडक्ट पेटेंट बनाती है। यूनिटाइज सबस्टेशन में क्या होता है वो आप देख लो। HV कंपार्टमेंट होता है, हाई वोल्टेज कंपार्टमेंट होता है, ट्रांसफार्मर होता है। हाई वोल्टेज कंपार्टमेंट में अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, SF6 सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स होंगे, उसमें आपका लोड ब्रेक स्विचेस होंगे, जो भी मैंने आपको स्विच गियर में हाई वोल्टेज के केसेस में बताया था, वो सब चीज़ें उसमें होंगी उस सबस्टेशन में। और LV एक ट्रांसफार्मर होता है, ऑब्वियसली एक सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर तो हो गई, जो हाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। फिर LV कंपार्टमेंट होता है, लो वोल्टेज कंपार्टमेंट, उसमें लो वोल्टेज स्विच गियर्स आता है और MCCBs आती हैं एंड ऑल दैट आता है। फिर लास्ट में होता है रिलेज और मीटर्स लगे होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर छोटे छोटे आप लगाते हैं स्विच गियर में। रिलेज को जो आउटपुट देते हैं, रिलेज का खुद का दिमाग नहीं होता है। रिलेज से आपको पता चलता है कि आगे क्या करना है, बट रिलेज के पास खुद का दिमाग नहीं होता है। वो इनपुट लेता है करंट ट्रांसफार्मर से या वोल्टेज ट्रांसफार्मर से, मोस्टली तो करंट ट्रांसफार्मर से ही लेगा, जो रिले आपका इनपुट लेता है। तो ये कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस भी बनाती है, वो वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट कम है, जो कि अब हर जगह ही होता है। तो यहाँ से डिमांड इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का द कंपनी इज़ होपफुल फॉर इट। और इनका एक और प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता, सैंडविच बसवे मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो सैंडविच टाइप कॉम्पैक्ट बसवेज। अब जो इनिशियली अभी तक बहुत जगह अभी भी यूज़ होता है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, केबल्स आपने देखा होगा कैसे कितनी बड़ी गंदी सी केबल असेंबलीज होके पूरे बिल्डिंग में ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर, एंड इट इज़ वेरी रिस्की। फॉल्ट करंट आ गया तो वो तो इतना प्रोटेक्शन झेल नहीं पाती है, इतना लोड झेल नहीं पाती हैं, जल जाती हैं, फायर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, बिल्डिंग में आग लग जाती है। तो इसको गवर्नमेंट ने, कंपनी का ऐसा कहना है, बिकॉज मैं जब रिसर्च करा तो मुझे ऐसा कोई रूल नहीं मिला, बट मैनेजमेंट का ये कहना है कि 10 स्टोरीज से अबव जो भी बिल्डिंग है, तो 2-3 साल से यही एक रूल चलता आ रहा है। मे बी इट इज़ एन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्लेयर्स कि या फिर जो भी आर्किटेक्चर और बिल्डर आपकी सोसाइटी बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, कि अगर 10 फ्लोर से ऊपर है तो वो कॉम्पैक्ट सबवे सिस्टम, बसवे सिस्टम्स ही यूज़ करेगा रादर देन ट्रेडिशनल केबल असेंबलीज। तो इसके लिए भी काफ़ी होपफुल है कंपनी। मार्केट रिक्वायरमेंट है 18 टू 2000 करोड़, लेकिन जो करंट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर ओनली एबल टू केटर टू 700 करोड़ ऑफ डिमांड। ज़्यादा डिमांड वो केटर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से भी आपको देखना है कि ये कंपनी जब ये प्रोडक्ट लाएगी तो कितना एक्सेप्टेंस होगा, कितना नहीं होगा। Q3 और Q4 में हमको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब ये काम करती है। एडिटिंग के टाइम पे मैं इमेजेस भर भर के डाल दूंगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना हो। करंट ऑर्डर बुक इनकी कितनी है, 350 करोड़ की, और ये 50-60 करोड़ पर क्वार्टर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, 2-3 साल तक एग्जीक्यूट करनी है। टेंडरिंग पाइपलाइन में भी 300 करोड़ प्लस का इनका और टेंडर में बिड करेंगे, तो उस हिसाब से इनके पास और ऑर्डर्स आएंगे। तो वो चीज़ भी हमको देखनी है।
और एक और अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी की ये लगी कि ये सिर्फ सिविल काम नहीं करती। जैसे सब स्टेशन बनाना है, तो सब स्टेशन में तो इक्विपमेंट लगते हैं, बहुत चीज़ें लगती हैं, लेकिन उसमें एक और काम होता है कि आपको फेंसिंग करनी है, दीवार आपको यू हैव टू डिग इट, यू हैव टू डिग एट वेरियस प्लेसेस टू प्लेस योर इक्विपमेंट्स, फिर आपको कंट्रोल रूम बनाना है, तो वो सिविल का काम नहीं करती है। ऐसा सब स्टेशन नहीं लेगी कि जहाँ पे इसको सिर्फ सिविल का काम करना है, बिकॉज देयर आर नो मार्जिन्स इन दैट। तो ये वही सब स्टेशन का काम लेती है, वही ईपीसी का काम लेती है जहाँ पे ये इक्विपमेंट भी डालें, क्योंकि अब ये इक्विपमेंट खुद से बना रहे हैं तो इनको मार्जिन्स में वहाँ पे ज़्यादा आई एम ऑल्सो होपफुल कि आगे जाके इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, बट देखना पड़ेगा। मेरे होप से कुछ होता नहीं है और मैनेजमेंट के बोलने से भी बाय द वे कुछ नहीं होता है। जब तक वो करके नहीं दिखाएंगे तब तक इट्स जस्ट टॉक एंड नथिंग एल्स। तो तभी हम कहते हैं कि कंपनी इज़ द कंपनी और इज़ द मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक। क्या वो उस चीज़ पे चल रहा है जो उसने बोला था, तो वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। आई एम नॉट रियली श्योर। जो इसके वैल्यू डिस्कशन इतना ही है इसके ऊपर, ये और ज़्यादा कुछ काम करती नहीं है। ईपीसी का मैंने आपको बता दिया क्या क्या काम करती है, किस टाइप के इसके ऑर्डर्स मिले हैं, तो आप वो तो समझ ही गए होंगे क्या काम करती है। तो वैल्यूएशंस की मैं नहीं बोल सकता हूँ इस टाइम पे, बिकॉज पावर सेक्टर में कंपनीज आर रनिंग अप लाइक क्रेजी। तो मैं आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूँ कि यार वैल्यूएशंस हाई हैं, एंट्री के लिए हाई है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। आपको अब मैंने बिजनेस एनालाइज करके बता दिया, सारा काम मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होता तो ज़रूर करता, बट मैं सारा वैल्यूएशंस भी मैं आपको बता दूँ तो आप फिर क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट कि जैसे मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूँ, लॉट ऑफ पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो वैल्यूएशंस आप अपने हिसाब से बोलो, मेरा काम था बिजनेस को समझाना, मैंने वो समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, थोड़ा लेट भी हो गया, ठंडा भी लग रहा है। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।